अच्छा, आज जो हमने स्टार्ट करना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या बोल रहा है? अ मैप इज ड्रॉन। आपके पास एक मैप है, ड्रॉ किया गया है यूजिंग अ स्केल, स्केल की मदद से। वेयर 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप। मैप के अंदर 4 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 800,000 सेंटीमीटर। सही है, 800,000 सेंटीमीटर्स ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड मतलब एक्चुअली आपके पास जो लैंड है उसमें जो है वो मैप के अंदर 4 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल लैंड के अंदर जो है वो कितना है? 800,000 सेंटीमीटर है। सही है। पार्ट ए, मैप में है 4 और ग्राउंड पे है 800,000 सेंटीमीटर। पार्ट ए में क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू फाइंड करो। इफ द स्केल ऑफ दिस मैप, आप अगर इस मैप के स्केल को कन्वर्ट कर दो, इसके मैप के स्केल को आप जो है वो लिखो 1:n की फॉर्म में। किसमें लिखना है? 1:n की फॉर्म में। अगर आप इस मैप के स्केल को लिख रहे हो तो इसमें ये जो n आ रहा है इसकी क्या वैल्यू है? आपने n की वैल्यू बतानी है। सही है। तो अब हम क्या करेंगे? सिंपल है, हमें ये बात पता है कि 1:n मीन्स ये आपके पास रेशो है, आपने रेशो बनाना है। सही है ना? आपके पास दो चीजें हैं, दो क्वांटिटीज है, दोनों ही सेम है, दोनों ही लेंथ है। एक मैप पे है और एक दूसरी ग्राउंड पे है। आपने क्या करना है? ऊपर 1 बनाना है और नीचे आपके पास 1 के अलावा कोई भी वैल्यू आएगी वही तो n है। वो n आपने बताना है एक्चुअल में क्या है। तो आप क्या करोगे? 4 रेशो में किसको डिवाइड करोगे? 4/800,000। अगर आप 4 को जो है वो नीचे रख लोगे और 800,000 को ऊपर रख लोगे तो फिर ऊपर न्यूमिनेटर में 1 नहीं बनेगा, बल्कि कहाँ 1 बनेगा? डिनोमिनेटर में। लेकिन यहाँ पे क्या है? आपको न्यूमिनेटर में 1 बनाना है। तो सही है, आपको क्या करना है? मैप की जो स्केलिंग है उसको डिवाइड करनी है एक्चुअल ग्राउंड की जो स्केलिंग है उससे। सही। तो 4 1 4, 4 के टेबल में 8 आता है 2 पे, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 200,000, नीचे आ गया 200,000। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1:200,000। तो आपके पास n की क्या वैल्यू हो गई? n इक्वल टू दिस इज n, ये आपके पास जो 200,000 है ये क्या है? n है। तो n की वैल्यू हो गई 200,000। हो गया पार्ट है। सही है। पार्ट ए में उसने बोला था n की वैल्यू बताओ, कि अगर आप इस मैप की स्केलिंग को 1:n में लिखते हो तो। सही है। चलो, अब आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या है? ऑन द मैप, और मैप में अ स्कूल इज 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन। आपके पास मैप के अंदर जो है वो स्कूल कितना दूर है? 6.5 सेंटीमीटर जो है वो दूर है पुलिस स्टेशन से। सही है। स्कूल कितना दूर है पुलिस स्टेशन से? पुलिस स्टेशन, स्टेशन से कितना दूर है स्कूल? 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये आपके पास मैप के अंदर है। अब बोले फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस, आपने एक्चुअल डिस्टेंस निकालना है। ग्राउंड पे कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द स्कूल टू द पुलिस स्टेशन इन किलोमीटर्स? स्कूल से लेके पुलिस स्टेशन तक एक्चुअल डिस्टेंस कितना है वो आपने बताना है। सही है। और अपना आंसर किलोमीटर्स के अंदर भी कन्वर्ट करना है। सही है। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट ए के अंदर जो रेशो आया है, जब हमने उसको 1:n में कन्वर्ट किया तो क्या बताया गया है कि अगर 1:200,000 का क्या मतलब है? कि अगर आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो एक्चुअल में कितना है? ये मैप में है, मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस है? 200,000 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है एक्चुअल के अंदर। सही है। तो हमें ये बात पता है कि मैप और एक्चुअल डिस्टेंस का क्या रिलेशन है। मैप में 1 सेंटीमीटर, एक्चुअल ग्राउंड के कितने सेंटीमीटर के इक्वल है? 200,000। अब हमारे पास जो है वो मुझे एक बात बताओ कि आपके पास जो है वो क्या, कौन सा बड़ा एरिया होगा? मैप वाला या फिर जो है वो एक्चुअल ग्राउंड वाला? लेंथ, सॉरी अभी एरिया नहीं है, लेंथ है। लेंथ आपके पास ज्यादा बड़ी होगी या फिर ग्राउंड, मैप का जो एरिया है वो बड़ा है? मैप की जो लेंथ है वो बड़ी होगी या फिर जो ग्राउंड की लेंथ है वो बड़ी होगी? ऑब्वियस है, ग्राउंड की लेंथ बड़ी है। सही है ना? अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे? हमें ये बात पता है कि 1 सेंटीमीटर में, मैप के 1 सेंटीमीटर में कितना डिस्टेंस है ग्राउंड पे? 200,000। और हमारे पास जो है वो पुलिस स्टेशन से स्कूल का कितना डिस्टेंस दिया हुआ है मैप में? 6.5 सेंटीमीटर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 6.5 सेंटीमीटर से। क्यों? क्योंकि 200,000 का जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे मैप के मुकाबले में वो 1 सेंटीमीटर पे है, तो 6.5 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय 6.5।
तो ये 200,000 मल्टीप्लाई 6.5 को हम 65 कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 और साथ में एक जीरो, तो ये जीरो से जीरो हो गया कैंसिल। 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 65 से, 2 को मल्टीप्लाई करो 65 से 130, और बाकी ये जो 4 जीरो बच गए वो आंसर वो भी कॉपी कर देंगे। तो अब आपके पास जो है वो 1300,000 हो गया, सही है। तो 1300,000 का डिस्टेंस है किसमें, सेंटीमीटर में। ग्राउंड पे आपके पास जो है वो पुलिस स्टेशन से लेके स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो 1300,000 का सेंटीमीटर्स के अंदर है ग्राउंड पे, और मैप में सिर्फ वो 6.5 सेंटीमीटर का था। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि सेंटीमीटर में आंसर देना है, नहीं, बोला है किलोमीटर्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर से हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 130 और ये 4 जीरो थे ना, सेंटीमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 130 और ये आपके पास जो है वो 4 जीरो, 130 4 जीरो। क्या करेंगे, सेंटीमीटर छोटा यूनिट होता है, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है, तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए हम डिवाइड करेंगे, सही है। सेंटीमीटर से सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड बाय किससे करेंगे, 100, क्योंकि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। फिर मीटर में आ गए, फिर मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से, क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो डिवाइड 1000 से भी करेंगे, सही है। जैसे ही आपने सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया वो मीटर में कन्वर्ट हुआ, फिर मीटर को 1000 से डिवाइड किया किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। 2 जीरो है नीचे, टोटल 2 और 3 5 जीरो है, ऊपर भी 5 ही जीरो है, कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, 13 किलोमीटर, सही है। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो डिस्टेंस है ग्राउंड पे स्कूल और पुलिस स्टेशन के बिटवीन वो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और वो मैप में सिर्फ 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था, सही है। अच्छा, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट 3 में क्या है हमारे पास, द एरिया कवर्ड बाय द मैप इंक्लूड्स अ रोड दैट इज 3600 मीटर्स लॉन्ग। आपके पास जो एरिया कवर कर रहा है मैप, सही है ना, मैप के अंदर जो मतलब कि टोटल रोड जो बनी हुई है उसके अंदर कितने मीटर्स है, 3600 मीटर्स, सही है, लॉन्ग। द फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रोड ऑन द मैप। अच्छा, आपके पास जो एरिया कवर हो रहा है रोड पे, ग्राउंड पे, वो कितना है, 3600 मीटर्स, सही है ना, 3600 मीटर्स, बस इतना है आपके पास। ग्राउंड पे आपके पास जो है वो इतना लेंथ है रोड की, एक रोड है उसकी इतनी लेंथ है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रोड, इस रोड की लेंथ कितनी होगी ऑन द मैप, मैप में, और वो मिलीमीटर्स में आपने बतानी है, सही है। ऑब्वियस सी बात है कि मैप के अंदर जो है वो लेंथ बहुत कम होगी, क्योंकि अगर आपके पास जो है वो एक रोड की लेंथ जो है ग्राउंड पे 3600 मीटर्स है, 3600 मीटर्स है, तो अब वो आपसे पूछ रहा है बताओ कि ये रोड की लेंथ मैप में कितनी होगी, लेकिन मिलीमीटर में, क्योंकि मैप में बहुत कम होगी, छोटी होगी, इसने बोल दिया मिलीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, सही है। अच्छा, हमारे पास जो रोड है पार्ट सी के अंदर, उसकी लेंथ कितनी गिवन दी हुई है, 3600 मीटर्स, सही है, 3600 मीटर। सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है वो सेंटीमीटर का है, सही है। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 3600 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 100 से। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए मल्टीप्लाई 100 करते हैं, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपके पास जो मीटर सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 36 कितने जीरो हो गए, 36 × 1 36 हो गया, और ये 4 जीरो कॉपी कर दिए। तो ये आपके पास जो लेंथ है रोड की वो 360,000 सेंटीमीटर है, सही है, 360,000 सेंटीमीटर है। हम्म। तो अब आपने क्या करना है, ये एक्चुअल लेंथ है आपके पास, ये ग्राउंड के ऊपर रोड की लेंथ है, अब इसको मैप के अंदर, मैप के अंदर कितनी होगी वो बतानी है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि अगर ग्राउंड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ जो है वो रोड हो, या फिर आपके पास दो प्लेसेस के दरमियान का डिस्टेंस हो, अगर वो 200,000 है तो मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर, ग्राउंड में 200,000 सेंटीमीटर है तो मैप में कितना है वो 1 सेंटीमीटर है, सही है। अभी हमारे पास ग्राउंड में कितना दिया हुआ है, 360,000, तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कि ये एक्चुअल मैप, ये मैप में कितना होगा, तो हम सिंपल क्या करेंगे, 360 जो 1000 है इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 200,000 से, सही है। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो लेंथ रोड की 360,000 सेंटीमीटर
आपके पास जो है वो क्या कहते हैं एक्चुअल ग्राउंड पे है, वो मैप के अंदर कितनी होगी। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, और 1 जीरो से एक और जीरो कैंसिल, ऊपर रह गया 36 और डिवाइड में रह गया 20। 36 डिवाइड बाय 20 कर देते हैं। सही है। लेकिन हमारे पास ये जो आंसर आएगा ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर्स में, ऐसे ही है ना। लेकिन सवाल में बोला है आपने सेंटीमीटर्स में नहीं लाना है आंसर, बल्कि किस में देना है। हाँ, मैप का जो है वो आप बता दो कि इस रोड की लेंथ कितनी है मैप में, लेकिन मिलीमीटर्स में बताओ। तो अब हमने सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मिलीमीटर में। तो 36 डिवाइड बाय 20, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। सही है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, तो ये मिलीमीटर में आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 36 आता है 18 पे, तो 18 × 1, आंसर इज 18 मिलीमीटर्स। तो आपके पास एक रोड जिसकी लेंथ ग्राउंड के ऊपर 3600 मीटर्स है, और वो मैप में मिलीमीटर्स में कितनी होगी, 18 मिलीमीटर्स। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। हम्म। क्वेश्चन 9 में कुछ भी पूछना है, देख लो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में क्या बोला जा रहा है, द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशो। आपके पास, आपको ये बात पता है बेटा, ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर होता है जिसकी 3 साइड्स होती है। सही है, इसकी 3 साइड्स होती है। एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसकी 3 साइड्स हो, साइड 1, साइड 2, साइड 3, और जिसके 3 एंगल्स हो, एंगल 1, एंगल ए, एंगल बी, और एंगल सी। सही है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, 3। तो एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का रेशो गिवन दे दिया, 2:7:11। सही है। अच्छा, मतलब एक एंगल में जो है वो कितने पोर्शन आ रहे हैं, 2 पोर्शन, एक एंगल में 7 पोर्शन आएंगे, और एक एंगल को 11 पार्ट्स, 11 हिस्से मिलेंगे। सही है। और जो 11 वाला सबसे बड़ा एंगल होगा, और सबसे छोटा वाला एंगल कौन सा होगा, 2 पोर्शन वाला। सही है। तो हम सबसे पहले ये पता करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने बन रहे हैं। सिंपल, 2 + 7 + 11 कर देंगे। 2 + 7 आपके पास कितना होता है, 9, 9 + 11 इज 20। तो आपके पास टोटल कितने पोर्शंस बन रहे हैं एंगल्स के, 20। अब बेटा आपको फाइंड करने को क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एंगल्स, ये एंगल्स बताओ, ये एंगल्स कितने होंगे। सही है। आपको ये समझ में आ गया है कि टोटल जो है वो एंगल्स के पोर्शंस कितने बन रहे हैं, 20। लेकिन आपको बेटा एक बात पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जब हम सम करते हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, कोई किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, आप जब उसके तीनों एंगल्स का, ऑल एंगल मतलब तीनों एंगल्स का सम करते हो, वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, ये पता होना चाहिए। सही है। क्वाड्रिलेटरल्स का 360 होता है, और ट्राइंगल का 180 होता है। सही है। तो हमें ये पता चल गया कि ये तीनों एंगल्स का जो सम है, जो टोटल है, वो है 180। सही है, 180। और आपके पास नंबर ऑफ पोर्शंस कितने बन रहे हैं, टोटल एंगल 180 है, इसको कितने पोर्शन में ब्रेक करना है, कितने हिस्सों में तोड़ना है, टोटल पोर्शन बन रहे हैं 20। तो हम डिवाइड बाय 20 करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक पोर्शन में कितने कितना एंगल आ रहा है, एंगल की क्या वैल्यू आ रही है। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 18 आता है 9 पे। तो 9 एक पोर्शन के अंदर बेटा आपके पास क्या आ रहा है, 9। अब ये एंगल का यूनिट डिग्री होता है। सही है ना, ये 180 डिग्री था ना, तो आपके पास जो है वो 9 डिग्री जो है वो वन पोर्शन के अंदर आ रहा है। सही है। एक पोर्शन के अंदर, एक पार्ट के अंदर, एक हिस्से के अंदर एंगल की कितनी वैल्यू आ रही है, 9। अब इसने बोला था फाइंड द एंगल्स, आपने तीनों एंगल्स निकालने हैं। सही है। सबसे पहले फर्स्ट एंगल जो है वो सबसे छोटा एंगल है, उसमें कितने पोर्शन है, 2, और एक पोर्शन में है 9 डिग्री। तो 2 × 9 डिग्री, आंसर इज 18 डिग्री। एक एंगल की वैल्यू होगी तीनों एंगल में से 18 डिग्री। सेकंड, सेकंड जो एंगल है उसमें कितने पोर्शन है, एंगल्स के कितने हिस्से हैं, 7, और एक एंगल में कितना डिग्री आ रहा है, 9 डिग्री। 7 × 9 कितना हो जाएगा, 63, 63 डिग्री। तो ये तो सेकंड जो आपके पास एंगल है ए बी सी में से, एक 18 डिग्री है, दूसरा जो है वो 63 डिग्री होगा। सही है। अब जो सबसे लार्जेस्ट एंगल है, सबसे बड़ा एंगल है, उसमें कितने पोर्शन आ रहे हैं, 11, और एक पोर्शन के अंदर कितने डिग्री है, 9 डिग्री। 11 × 9 आपके पास क्या हो गया, 99 डिग्री। आपके पास जो थर्ड एंगल है इन तीनों एंगल्स में से, वो 99 डिग्री होगा। सही है। और आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इन तीनों एंगल्स को सम करोगे 180 ही बनेगा, 99 + 63 + 18 करोगे तो आपके पास 180 आंसर आएगा। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है।
क्वेश्चन नंबर 9 में, 10 में सॉरी। चलो 11 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा 11 में क्या है आपके पास, तीन क्वांटिटीज है, एक एक्स है, एक को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया, दूसरा वाई और तीसरा जेड। सही है। आपके पास क्या है, एक्स कोलन वाई की वैल्यू गिवन दे दी, कितनी है, मतलब एक्स रेशो वाई गिवन दे दिया 7:9। इसी तरह आपके पास सेकंड वाई कोलन जेड भी गिवन दे दिया 5:4। सही है? आपके पास कोई भी जो है वो तीन तीन क्वांटिटीज है टोटल, और उनके हर दो क्वांटिटी का एक रेशो गिवन दे दिया, एक्स और वाई का और वाई और जेड का। आपको क्या बोल रहे हैं, फाइंड एक्स कोलन वाई कोलन जेड। सही है। आपको कोई भी दो निकालने को बोले या तीनों के रेशोज, मतलब एक्स वाई जेड तीनों रेशोज की, तीनों क्वांटिटीज का रेशो निकालने के लिए बोले, या फिर आपके पास जो है वो एक्स और वाई का गिवन है और वाई और जेड का गिवन है, थर्ड कौन सा नहीं है, एक्स और जेड का गिवन नहीं है। तो एक्स और जेड का अगर आपको बोले फाइंड करो, या बोले एक्स कोलन वाई कोलन जेड निकालो, कोई भी दो क्वांटिटीज का रेशो निकालने के लिए गिवन आपको बोले, या फिर तीनों का बोले, तो एक ही मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत आसान मेथड है। अच्छा सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, ये लिख दो ऐसे, हमें क्या निकालना है, एक्स कोलन वाई कोलन जेड। सही है ना, ये निकालना है हमने, ये फाइंड करना है हमें। सबसे पहले पहला जो रेशो गिवन दिया हुआ है वो कौन सा है, एक्स कोलन वाई। तो एक्स कोलन वाई की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, 7:9। तो हम फर्स्ट रॉ के अंदर नेक्स्ट लाइन में 7:9 लिखेंगे, किसके नीचे, एक्स कोलन वाई के नीचे। सही है। इसका एक्स कोलन वाई मतलब एक्स डिवाइड बाय वाई इक्वल टू 7/9, यही होगा ना। इसका मतलब है एक्स के कितने पोर्शन है 7, और वाई के कितने पोर्शन है 9। अच्छा इसी तरह हमें y कोलन z गिवन दिया हुआ है। अब जो नेक्स्ट रेशो गिवन दिया हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। y कोलन z कितना गिवन दिया हुआ है, 5:4। तो y में 5 और z कोलन और फिर z में आ जाएगा 4। सही है। अब आपके पास बेटा ये एलिमेंट्स मिसिंग है दो, एक ये z, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, और ये यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। ये दो एलिमेंट्स आपके पास क्या है, मिसिंग है। सही है। ये दो एलिमेंट्स आप कैसे लिखोगे, आप देखो ये आपके पास जो है वो 7:9 के बाद वाला मिसिंग है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर नहीं लिखा हुआ, उससे पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ है 9, तो यहाँ जो उससे पहले वाला नंबर होगा वही इधर भी आ जाएगा 9। अगर इधर 8 होता तो 8 आ जाता, 5 होता तो 5 आ जाता, 4 होता तो 4 आ जाता, 3 होता 3 आ जाता। सही है। अच्छा अब यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है वहां पे कौन सा एलिमेंट आएगा, यहाँ पे। तो इससे इसके बाद वाला देखो, क्योंकि इससे पहले कोई एलिमेंट नहीं है, इससे पहले कोई नंबर नहीं है, बाद वाला नंबर देखो 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स की दो वैल्यूज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 5 35 कोलन, वाई की भी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 5 45 कोलन, और ये जेड की भी दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 4 36। सही है। तो ये जो आपके पास आंसर आ गया, ये जो वैल्यू आ गई एक्स कोलन वाई कोलन जेड की आ गई, जो इसने हमें फाइंड करने को बोली थी। सही है। अब अगर ये, हाँ बोलो। फिर जो आपने फर्स्ट रो के अंदर आपने 7 9 और 9 डाला है, हाँ उससे हाँ। 9 तो नहीं जाता, वैल्यू 9 तो सेवन नहीं दी कोलन उसने। देखो, एक्स कोलन वाई की वैल्यू गिवन दी हुई है, 7:9 गिवन दी हुई है ना। सही है। अब जो हमारे पास जेड की वैल्यू मिसिंग है, तो वो जो वाई की वैल्यू होगी ना वही लिखेंगे। सही है। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट मेथड है करने का। सही है। तो जो y की वैल्यू लिखी हुई होगी वो लिखेंगे। इसी तरह y कोलन z जो हमें गिवन दिया हुआ है उसमें x मिसिंग है, तो हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, x के बाद कौन आ रहा है y, तो जो y की वैल्यू होगी वो x में लिखी जाएगी। और फिर सिंपल x की भी दो वैल्यूज हो गई, y की भी z की भी, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सही है। तो अब हमारे पास ये जो रेशो बन रहा है ये है x कोलन y कोलन z। और अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 35 45 और 36 तीनों इसी सेम टेबल में आते हैं, 5 में नहीं आते तीनों। और किसी में भी, 3 में भी नहीं आते तीनों, 35 नहीं आता 3 में, 7 में भी तीनों नहीं आते, 9 में भी तीनों नहीं आते, नहीं है तीनों, किसी भी नहीं आ रहे। तो आपने बोल दिया एक्स कोलन वाई कोलन जेड जो है वो मेरे पास क्या है, 35:45:36। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। चलो आगे मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12। चलो क्वेश्चन नंबर 12 इसी से मिलता जुलता है। सही है। वहां उसमें आपको क्या फाइंड करना था, एक्स वाई जेड तीनों क्वांटिटीज का रेशो फाइंड करना था, बट यहाँ पे दो क्वांटिटीज का रेशो फाइंड करना है, ए और सी। सही है। चलो लेकिन आपके पास बेटा यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है 2a = 3b, रेशो नहीं गिवन दिया हुआ, बल्कि क्या गिवन दिया हुआ है, इक्वेशन। इसी तरह 4b = 5c, आपके पास एक इक्वेशन गिवन दी हुई है, रेशो गिवन नहीं है।
तो हम इस इक्वेशंस को कन्वर्ट कर देंगे रेशोज में। बहुत सिंपल है। क्या लिखा हुआ है, 2a = 3b। अच्छा, मुझे एक रेशो बनाना होता है, तो रेशो में क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज ए बी सी, टोटल 3 क्वांटिटीज है। फर्स्ट इक्वेशन में 2 क्वांटिटीज आ रही है ए बी, तो इन दोनों क्वांटिटीज को एक साइड पे कर लेंगे, लेफ्ट पे या राइट पे या आपकी मर्जी, किसी भी एक साइड पे कर लो। और बाकी जो दोनों नंबर्स है वो दूसरी साइड पे आ जाएंगे। ए बी 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, इक्वल टू 3 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो ए डिवाइड की जगह मैं कोलन लिख सकता हूँ, A:B क्या आ गया, 3:2। तो कभी कभी आपके पास इक्वेशन गिवन होती है, तो इस तरीके से उसको पहले आप रेशोज के अंदर कन्वर्ट करते हो। सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन है मेरे पास, 4b = 5c। इसको भी मैं रेशो के अंदर कन्वर्ट करूंगा। बी सी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 5 कॉपी, 4b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 5 के पास जाके डिवाइड हो गया। बी कोलन, डिवाइड की जगह कोलन आ गया, C = 5, डिवाइड की जगह कोलन 4। सही है। अब A:B और B:C जैसे प्रीवियस पार्ट किया, बिल्कुल वैसा ही बन गया है। तो आपके पास दो रेशोज दिए हुए, दोनों के अंदर दो दो क्वांटिटीज है, लेकिन आपके पास AB और BC का गिवन दिया हुआ है, लेकिन आपसे बोल रहा है एक और रेशो फाइंड करो, उसमें भी दो क्वांटिटीज है, लेकिन A:C है। अभी कैसे फाइंड करेंगे, बिल्कुल अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन के अंदर मेथड किया, बिल्कुल वही इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम चाहे हमें दो 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 क्वांटिटीज का रेशो निकालने के लिए बोले या तीनों का, निकालेंगे सबसे पहले तीनों क्वांटिटीज का रेशो। सही है। A:B:C, तीनों क्वांटिटीज का निकालेंगे। सही है। अच्छा, A:B की वैल्यू गिवन है 3:2, A:B के नीचे आ गया। फिर यहाँ पे आपके पास C की वैल्यू मिसिंग है, तो C में क्या आ जाएगा, जो B की वैल्यू है 2 है, तो 2 आ गया। सही है। फिर आपके पास जो है वो B:C की क्या वैल्यू गिवन दी हुई है, 5:4। सही है। और आपके पास जो है वो यहाँ पे A की वैल्यू मिसिंग है, तो 5 B की जो वैल्यू है 5, वही A में भी आएगी, A को भी वही मिलेगी। अब सिंपली आप इनको मल्टीप्लाई कर दो। सही है। हाँ, ये दोनों ए की वैल्यूज को, दोनों बी की वैल्यूज को, दोनों सी की वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 5 = 15, कोलन 2 × 5 = 10, कोलन 2 × 4 = 8। सही है। तो ये हमारे पास A:B:C 15:A:10:8 आ गया। अगर ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, किसी टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, किसी नंबर से, तो कैंसिल करेंगे, नहीं होंगे तो इधर ही छोड़ सकते हैं। लेकिन उसने हमें ये नहीं बोला कि A:B:C फाइंड करो, नहीं, बोल रहे A:C निकालना है बस। तो मैंने क्या लिखना है, मुझे क्या चाहिए, A:C की वैल्यू। तो A की क्या वैल्यू आई है 15, कोलन सी की क्या वैल्यू आई है 8। तो आपके पास A:C की क्या वैल्यू आ रही है, 15:8। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, क्वेश्चन 12 के अंदर भी कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो। आपको ये कैसे चला 2A और 3B मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 2a और 3 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब अच्छा, जब आपके पास एक नंबर और एक अल्फाबेट के बिटवीन कोई साइन नहीं होता, तो कौन सा साइन होता है, आपने याद रखना है। एक नंबर और एक अल्फाबेट, दोनों नंबर्स नहीं बोले मैंने, दोनों डिजिट्स नहीं बोले, एक नंबर और एक अल्फाबेट, जब उनके दरमियान में कोई साइन नहीं होगा बेटे, जैसे 2 लिखा हुआ है और A है, इनके बिटवीन अगर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई है। अगर प्लस होता तो ऐसे लिखा होता 2 + A, माइनस होता तो ऐसे लिखा होता 2 - A। सही है। या A-2 जो भी होता, 2 - A या A-2, माइनस लिखा हुआ होता है, प्लस भी एक नंबर और एक अल्फाबेट के बिटवीन लिखा हुआ होता है। सही है। और अगर डिवाइड होता तो लिखा हुआ होता 2/A या A/2। सही है। लेकिन अगर एक नंबर और एक अल्फाबेट के बिटवीन कोई साइन नहीं होता, तो कौन सा होता है, याद रखना है, मल्टीप्लाई। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन हम ऐसे ही लिखते हैं ना, 2x लिखा हुआ होता है, तो एक्चुअल में होता है 2 × X, तो हम क्या लिख देते हैं, 2x। सही है। तो हम मल्टीप्लाई के साइन को हम हटा देते हैं। तो ये, तो इस वजह से जब एक नंबर और एक अल्फाबेट के बिटवीन कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का। हाँ, इसी तरह दो अल्फाबेट से एक्स और वाई, इनके बिटवीन में अगर कोई साइन नहीं है तो वो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दो नंबर्स के बिटवीन अगर कोई साइन नहीं है तो वो मल्टीप्लाई नहीं होते, जैसे 3 और 4, इनके बिटवीन कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नहीं। 3 और 4 ये 34 है। सही है। तो अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके बिटवीन बाकायदा साइन मल्टीप्लाई का लिखा जाता है। सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछता है? सही है। आगे चले। हम्म। फातिमा बेटा देख लो, कुछ पूछना है? नो। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द ट्रायंगल, इधर भी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम दे दिया इसने, हम ट्रायंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ट्रायंगल का नाम भी बता दिया, बोले ट्रायंगल का नाम है ABC। सही है। ट्रायंगल में क्या होते हैं, 3 साइड्स होती है, 3 एंगल्स होते हैं और 3 पॉइंट्स होते हैं।
एक का नाम ए रख लो, बी रख लो, दूसरे का तीसरे का सी रख लो। अब आपकी मर्जी है, किसी भी पॉइंट का नाम एक रख दो, किसी का भी बी रख दो, किसी का भी सी रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। अच्छा, ए बी, अब आगे बोल रहा है हैज ए बी की क्या लेंथ गिवन दे दी, ए बी इक्वल है 36 सेंटीमीटर के। मतलब ये जो ए बी है ना, ये वाली वैल्यू ये 36 सेंटीमीटर है। सही है। पी इज द पॉइंट ऑन द साइड ए बी, एक और पॉइंट है पी, कहाँ पे है, साइड ए बी पे है। मतलब पी जो है वो ए बी वाली साइड पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट होगा। सही है, यहाँ पे कहीं पे भी होगा। सही है। ए बी वाली साइड पे एक और पॉइंट आ रहा है, उस साइड के बिटवीन कहीं ना कहीं, ए वाली साइड में ए और बी पॉइंट्स के बिटवीन एक और पॉइंट आ रहा है पी, वो ये रहा। अब आगे बोल रहा है ए पी, मतलब ए से पी तक का जो डिस्टेंस है, इसी तरह बी से पी तक का जो डिस्टेंस है, पी से बी या बी से पी एक ही बात है, उसका रेशो गिवन दे दिया, क्या है, 5:4। इसका मतलब ये है कि ए बी जो ये पूरी लाइन है 36 सेंटीमीटर, 5:4 का क्या मतलब है, टोटल कितने हिस्से किए गए, इस लाइन को कितने हिस्सों में तोड़ा गया, 5 + 4, आंसर इज 9। इस पूरी लाइन को 36 सेंटीमीटर को 9 पार्ट्स में तोड़ा गया। 5 पार्ट्स किसको मिल गए, ए पी को, और 4 पार्ट्स मिल गए पी बी को, या बीपी कह लो या पीबी कह लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है। अच्छा, ये इसने गिवन दे दिया, बोल रहे कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एपी, एपी की लेंथ बतानी है, ये एपी की क्या लेंथ है ये बतानी है। सही है, ए बी पूरा 36 है, एपी क्या है वो फाइंड करने को बोला है इसने। पीबी बोल देता, बीपी बोल देता, या पीबी बोल देता, तो हम वो भी फाइंड कर लेते हैं। सही है। अच्छा, मुझे ये बात पता है ए बी पूरी लेंथ कितनी है, 36। उस 36 जो ए बी की साइड है 36 सेंटीमीटर है, उसको हमने कितने पार्ट्स में तोड़ना है, 5 + 4, 9 पार्ट्स में। जैसे ही मैं इसको 9 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा एक हिस्से में, एक पोर्शन में जो है वो मेरे पास कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं। 9 × 1 = 9, 9 के टेबल में 36 आता है 4 पे, तो एक पोर्शन में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। सही है, एक पोर्शन में 4 सेंटीमीटर है। मुझे किसकी लेंथ फाइंड करनी है, एपी की। एपी की लेंथ में बेटा कितने पोर्शन है, टोटल 5, एपी की लेंथ में कितने पोर्शन है, 5, और एक पोर्शन में एक हिस्से में कितनी लेंथ आ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो गया, 5 × 4, आंसर इज 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि ये जो एपी है, ए पॉइंट से लेके पी पॉइंट तक की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, चलो आगे चलते हैं। हम्म, बेटा क्वेश्चन 14 ये थोड़ा सा सर एक, हाँ बोलो। क्या बोलते हैं, ऊपर जो था इसने बोला ए पी और पी बी हाँ, इज पीबी, इक्वल टू या 5 और 4, तो पी की वैल्यू 5। नहीं, एपी की नहीं, मैं यही तो है, ये इसको समझो। आपके पास जब कोई भी रेशो गिवन होता है ना, जैसे ये दिया हुआ है एपी, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछना, ये क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। ए पी डिवाइड बाय पी बी इक्वल टू, यही है ना, 5/4, कोलन हटा उसकी जगह 5 आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ए पी की वैल्यू 5 है और पी बी की वैल्यू 4 है, इसका मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि ए पी को 5 हिस्से मिलेंगे और पी बी को 4 हिस्से मिलेंगे। सही है। अब हो सकता है कि एक हिस्से में 1 वैल्यू आए, हाँ, एक हिस्से में 10 वैल्यू आए, एक हिस्से में 100 आए, एक हिस्से में 250 आए। सही है, वन पार्ट के अंदर, वन पोर्शन के अंदर क्या वैल्यू आ रही है वो हमें नहीं पता। सही है ना, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एपी की लेंथ 5 सेंटीमीटर है, नहीं, एपी की लेंथ में जो है वो 5 पोर्शन आएंगे, और हर एक पोर्शन के अंदर कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं, 4 सेंटीमीटर। तो रेशो कभी भी आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताता, वो दोनों क्वांटिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि ये दो क्वांटिटीज है, ये दो बंदे हैं, इन दोनों की शेयरिंग किस तरह हो रही है, इनको हिस्से किस तरह से मिल रहे हैं। सही है, इसको पोर्शंस पार्ट्स किस तरीके से ब्रेक डिवाइड किए जा रहे हैं इन दोनों के बिटवीन, ये बताता है। समझ आ गया बेटा। यस सर। चलो, क्वेश्चन 14 ये थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा, सही है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। द मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन, 2 पर्सन आ गए भाई, दो बंदे हैं। सही है, उन दोनों की मंथली इनकम्स का रेशो गिवन दे दिया, आर इन द रेशो। एक हम पर्सन ले लेते हैं, हमें नहीं पता ना एक कौन है, एक को हम ए ले लेते हैं, दूसरे को बी ले लेते हैं। सही है, तो फर्स्ट वाला ए है, उसकी मंथली इनकम का क्या है, इनकम का जो है वो रेशो में कितने 4 हिस्से उसको मिल रहे हैं, और दूसरे वाले को कितने मिल रहे हैं, 5। तो A:B इक्वल टू 4:5। सही है, दो बंदे हैं, 2 पर्सन हैं, एक ए, सेकंड बी, इन दोनों की मंथली इनकम का रेशो कितना है, 4:5। अब ये बताया कि इन दोनों की टोटल इनकम कितनी है, आगे नहीं बता रहा, आगे क्या बोल रहा है, एंड दियर मंथली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशो, और इन दोनों के मंथली एक्सपेंडिचर्स भी बता दिए। सही है,
एक्सपेंडिचर्स का क्या रेशियो गिवन दे दिया, ए पी लिख देते, मतलब ए के, सॉरी ई ए ई लिख देते, ए के एक्सपेंडिचर्स कोलन बी ई, मतलब बी वाले पर्सन के एक्सपेंडिचर, उसका रेशियो गिवन दे दिया 7:9। सही है। इफ ईच पर्सन, हर बंदा, ए वाला पर्सन भी सेकंड पर्सन बी वाला भी, दोनों सेव कर रहे हैं 500 रुपीज पर मंथ। एक मंथ में कितना सेव कर रहे हैं, 500 रुपीज। सेविंग कितनी है भाई इनकी दोनों की, सेम है। सेविंग जो है वो दोनों की ₹500 है पर मंथ, एक मंथ की है। और हमसे ये पूछ रहा है फाइंड दियर मंथली इनकम, इन दोनों की मंथली इनकम कितनी है, मंथली इनकम बता दो। सही है, मंथली इनकम दोनों की बतानी है, पर्सन ए की भी और पर्सन बी की भी। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, इन दोनों की इनकम्स का जो है वो रेशो, इन दोनों के एक्सपेंडिचर्स का रेशो। और ये बता दिया गया कि ये सेव कितना कर रहे हैं पर मंथ, हर महीने ये कितना सेव कर रहे हैं, दोनों पर्सन सेम अमाउंट सेव कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमें ये तो पूछा गया है ना, मंथली इनकम की वैल्यू हमसे पूछी गई है, बताओ भाई कितनी है। चाहिए। और एक्सपेंडिचर का भी ये नहीं बताया कि टोटल एक्सपेंडिचर इतना है, पर्सन ए के 7 पोर्शन है, ये तो बता दिया, पर्सन बी के 9 हिस्से है एक्सपेंडिचर में। लेकिन ये थोड़ी बताया गया है कि आपके पास जो है वो इनकी एक्सपेंडिचर है कितने एक्चुअल में, ये तो नहीं बताया। अच्छा, तो हम लेट कर लेते हैं बेटा, अ, हमने लेट कर लिया कि इन दोनों की जो मंथली इनकम्स होगी, एक की होगी, इसके फोर, एक के कितने, 4 है ना, 4 पोर्शन है। और 1 पोर्शन के अंदर कितनी वैल्यू है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बी द एक्स, एक्स लेट कर लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट लेट कर लेते हैं, एक्स वाई ए बी सी, जो भी अल्फाबेट लेट करना है लेट कर लो। मैंने एक्स ले लिया। लेट एक्स बी द सिंगल पोर्शन, ये आपके पास एक सिंगल पोर्शन है। सही है। सही। चलो, इसका मतलब है ए वाला जो पर्सन है उसकी मंथली इनकम हो गई, एक पोर्शन है एक्स, और उसके कितने पोर्शन है मंथली इनकम, 4। तो 4x जो है वो आपके पास मंथली इनकम हो गई पर्सन ए की। इसी तरह जो बी वाला पर्सन है उसकी मंथली इनकम में 5 पोर्शन मिलेंगे और एक पोर्शन में एक्स अमाउंट है, वो अमाउंट हमें नहीं पता, वही तो ढूंढनी है, मतलब एक्स फाइंड करना है। सही है। अब ये दोनों बंदे कितना सेव कर रहे हैं, 500 सेव कर रहे हैं। इन दोनों के एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, 7x है, और जो है वो आपके पास क्या है, 9x है, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं यहाँ पे, जैसे हमने सिंगल पोर्शन जो मंथली इनकम थी उसको लेट कर लिया एक्स से, इसी तरह हम लेट करेंगे, एक और अल्फाबेट ले लेते हैं, वाई बी द सिंगल पोर्शन। ये भी सिंगल पोर्शन है, वाई भी सिंगल पोर्शन है, लेकिन ये इनकम का नहीं, सिंगल पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर का है। सही है, एक्सपेंडिचर। सही है, एक्सपेंडिचर। सही है। अच्छा, तो आपके पास जो है वो ए वाला जो पर्सन है, ए वाला जो बंदा है, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 7, उसके 7 पोर्शन एक्सपेंडिचर्स में लग रहे हैं। तो ए का एक्सपेंडिचर हो गया A = 7, और एक पोर्शन में क्या है, वाई। इसी तरह जो सेकंड पर्सन है बी, उसके एक्सपेंडिचर्स में कितने पोर्शन लग रहे हैं, कितने हिस्से लग रहे हैं, 9, और एक पोर्शन में कितनी अमाउंट है, वो है वाई। तो बी के एक्सपेंडिचर हो गया 9 वाई, ए का हो गया 7। सही है। और इन दोनों की मंथली इनकम है 4x, ए की और बी की है 5x। अच्छा, अब हमने तो सिर्फ एक्स ढूंढना है, हमने तो क्या करना है, इन दोनों की मंथली इनकम बतानी है, मतलब ए की वैल्यू 4x फाइंड करना है, और दूसरा बी की मंथली इनकम 5x फाइंड करना है। अगर एक्स मिल जाता है हमें इजीली, तो 4x और 5x की वैल्यूज आ जाएंगी। सही है। अब यहाँ पे क्या है, इसने क्या बोला है, इसने सेविंग भी कर रहा है। अच्छा, अब क्या होता है, दिमाग कहता है कि जो भी इंसान है मंथली इनकम कर रहा है, जो भी पैसे कमा रहा है उसकी इनकम है, तो इनकम इक्वल होता है, वो जो पैसे कमाएगा उसी में से खर्च करेगा ना, एक्सपेंडिचर और प्लस जो बच जाएंगे वो क्या कर लेगा, सेविंग, ऐसे ही। सही। यही होता है ना, इनकम इक्वल होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सही है। यही है आपके पास, दिमाग तो यही कहता है ना, यही फॉर्मूला बनेगा ना, यही इक्वेशन बनेगी कि इनकम किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ऐसे ही है। अब हमारे पास दो बंदे, पर्सन ए, पहले पर्सन ए के लिए लिखते हैं, पर्सन ए की मंथली इनकम है 4x इक्वल टू, पर्सन बी की मंथली इनकम क्या है, सॉरी पर्सन ए, सॉरी पहले ए के लिए लिख रहे हैं ना, हाँ 4x, उसका एक्सपेंडिचर क्या है पर्सन ए का 7y, और सेविंग कितनी कर रहे हैं, दोनों 500 सेव कर रहे हैं, +500। इसी तरह पर्सन बी, पर्सन बी की बेटा आपके पास मंथली इनकम क्या है, पर्सन बी की आपके पास जो है वो
पर्सन बी की मंथली इनकम है कितनी है 5x, इक्वल टू एक्सपेंडिचर कितना है पर्सन बी का 9y, प्लस सेविंग कितनी है 500। तो आपके पास बेटा यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई। इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आएगा x और y, लेकिन हमें सिर्फ x चाहिए y नहीं चाहिए, सही है। तो जैसे ही x आ जाएगा हम रोक देंगे। अच्छा, तो सिंपल हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, सही है। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा, प्लस 500 दोनों में है, सही है। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट होती है 4x माइनस 5x, इक्वल टू राइट साइड में सब्ट्रैक्ट होगी 5y प्लस 500, 9y प्लस 500 दोनों को माइनस मिलेगा, माइनस 9y माइनस 500, सही है। तो प्लस का 500 माइनस का 500 कैंसिल, 4x माइनस 5x कितना हो गया -1x, इक्वल टू 7y माइनस 9y, ये कितना हो गया बेटा आपके पास 7y माइनस 9y, ये आपके पास आ गया माइनस का 2y। दोनों साइड पे माइनस है तो माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, सही है। तो आपके पास x किसके बराबर हो गया 2y के, x किसके बराबर है 2y के, सही है। x इक्वल आ रहा है 2y के। तो अब हम क्या करते हैं, इस x की वैल्यू को इक्वेशन वन में, मतलब ये जो फर्स्ट इक्वेशन बनी थी जो पर्सन ए की उसमें पुट कर दो, या पर्सन बी की जो इक्वेशन है उसमें पुट कर दो, सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं 4x की जगह लिख दिया मैंने 2y इक्वल टू 7y प्लस 500, सही। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x की जगह पे आ गया 2y इक्वल टू 7y प्लस 500, 4 × 2 8y हो गया, ये प्लस का 7y इधर आके माइनस का 7y हो गया, इक्वल टू 500। 8y माइनस 7y कितना हो गया 1y, y की वैल्यू कितनी आ गई 500, सही है। अब इसको x इक्वल टू 2y में मैं पुट करूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, x इक्वल टू 2y की वैल्यू है 500, तो x आ गया 1000। मतलब इन दोनों की जो मंथली इनकम जो थी उसके एक पोर्शन में कितनी अमाउंट आ रही है 1000, सही है। एक पोर्शन में कितनी अमाउंट आ रही है 1000, सही है। पर्सन ए की मंथली इनकम कितनी है, एक अमाउंट एक एक पोर्शन में 1000 है और उसको टोटल 4 पोर्शन मिलेंगे, तो पर्सन ए की मंथली इनकम कितनी हो गई 4000, ये आंसर हो गया। पर्सन बी, पर्सन बी को टोटल 5 पार्ट्स मिल रहे हैं मंथली इनकम के, और एक पोर्शन में क्या कहते हैं पार्ट में एक हिस्से में 1000 अमाउंट आ रही है, एक्स की वैल्यू 1000 है, तो पर्सन बी को मंथली इनकम कितनी है 5000। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर देख लो बेटा, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने उसमें भी डाले हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए होमवर्क के अंदर, सही है। थोड़ा सा ये है ना लेंदी होगा ये, लेकिन आया अगर आता है इस तरीके का क्वेश्चन तो बेटा फिर ये तीन, कम से कम भी 3 मार्क्स के लिए आएगा, सही है। क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस की सॉल्विंग और एक रेशियोज। बेटा इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म, नो सर। एनी क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं 14 के बाद 15 पे। अच्छा, द एजेस ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशो, 2 पर्सन है, उन दोनों की एजेस का रेशो गिवन दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी, या एक पर्सन एक्स दूसरा पर्सन वाई, आपकी मर्जी जो आपने नाम रखने रख लो। 2 पर्सन है ना, एक को ए रख लेते हैं, ए कोलन दूसरे को बी रख लेते हैं, ए कोलन बी इक्वल टू, क्या रेशियो गिवन दिया हुआ है 5:7, सही है। 18 ईयर्स अगो, 18 ईयर्स अगो, देखो जब भी एज का प्रॉब्लम आ गया, वर्ड आपके पास वर्ड प्रॉब्लम एज से रिलेटेड है, सही है। उसमें रेशोज ही है क्योंकि नॉर्मली रेशोज क्या आ रहे होते हैं, परसेंटेजेस में एज के प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, रेशोज और परसेंटेजेस के अंदर। तो एज में क्या होता है, 3 टाइप्स की एजेस होती है, एक पास्ट एज, प्रेजेंट एज और फ्यूचर एज, सही है। तो अब आपने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि आपसे कौन सी एज की बात की जा रही है, सही है। 18 ईयर्स अगो, ये पास्ट एज है, 18 ईयर्स 18 साल पहले, दियर एजेस, मतलब 18 ईयर्स पहले 18 साल पहले इन दोनों की एजेस का जो रेशो था वो क्या था 8:13, 18 ईयर्स। अब 18 ईयर्स पर्सन ए के लिए भी पीछे जाओगे तो उसके लिए भी 18 ईयर्स पहले, मतलब 18 ईयर्स ही गुजरे हैं, सही है ना। और अगर पर्सन बी के लिए भी 18 साल पहले मूव करेंगे तो पीछे जाएंगे 18 साल, तो उसके लिए भी 18 ईयर्स ही गुजरे हैं, दोनों के लिए सेम टाइम गुजरा है, सेम ईयर जो है वो कंप्लीट हुए हैं। तो आपके पास क्या है,
18 ईयर्स के बाद का जो रेशो गिवन दिया हुआ है वो है 8:13। सही। और क्या है आपके पास, फर्स्ट पर्सन का क्या नेम है, फर्स्ट पर्सन का हमने क्या नेम रख दिया, ए। और ये जो रेशो गिवन दिया हुआ है ये 18 ईयर्स पहले है, तो हम क्या करेंगे, जो ए है उसकी एज है फर्स्ट पर्सन की, उसमें -18 कर देंगे, 18 साल पहले है ना। जब भी आपके पास एज की बात होगी तो माइनस, फ्यूचर एज की बात होगी तो प्लस, कोलन। इसी तरह आपके पास जो है वो पर्सन बी जो है वो, जो सेकंड पर्सन है, जो बी पर्सन है, उसकी एज हमने बी से लेट की हुई है, बी एज है उसकी, तो 18 साल पहले उसकी एज कितनी होगी, B-18। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास क्या बोल रहे हैं, आगे क्या करना है, फाइंड दियर प्रेजेंट एजेस, इनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करो, क्या है मतलब ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की एज को हमने ए से लिखा है और सेकंड पर्सन की एज को बी से लिखा है, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है। उसके लिए हम कैसे करेंगे ए बी की वैल्यूज को फाइंड, बहुत सिंपल है, ये हमने देखो A-18 कोलन B-18, कोलन की जगह डिवाइड लगा दिया हमने, इक्वल टू 8 कोलन की जगह डिवाइड, और ये 13। सही है। अब आपके पास ये 13 यहाँ पे डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, A-18 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू B-18 भी डिवाइड में है, 8 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई B-18, ए पहले 13 से मल्टीप्लाई हुआ। सही है। तो आपके पास ये हो गया 13A, फिर -18 13 से मल्टीप्लाई होगा, तो 18 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 8 24, 3 × 1 3 + 2 5। सही है। फिर आपके पास जो है वो 1 × 1 × 8 8, 1 × 1 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 4 आ गया। इधर करते हैं 18 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 × 8 24, 4 और 2, 3 × 1 5, सॉरी 3 × 1 3 + 2 5 क्रॉस, 1 × 8 8, 1 × 1 1, 4, 8 + 5 13, और 1 कैरी, तो ये 2 हो गया, 2 3 4, 2 3 4 इक्वल टू 8 किससे मल्टीप्लाई होगा, बी से, 8B माइनस 8 किससे मल्टीप्लाई होगा फिर, 18 से, तो 18 को अब 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 8 64, 8 × 1 8 + 6 14 144। सही। तो ये हो गया माइनस का 144। सही है। चलो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये 13A, अब मुझे ए और बी में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करनी है। सही है, कैसे फाइंड करेंगे वो देख लो, ये लिखा हुआ है 13 है, माइनस का 234 है, दूसरी साइड पे भेज दो, क्या हो जाएगा, प्लस का 234, 8B -144 + 234, तो 234 में से -144 अगर आप करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 13A = 8B + 90 आ जाएगा। सही है, 234 में से 144 माइनस करोगे 90 आएगा। सही है। अब आपके पास ये एक इक्वेशन बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन भी तो हमारे पास है, ए कोलन, कोलन को हटाएंगे तो डिवाइड, और बी = 5, कोलन को हटाएंगे डिवाइड, और ये 7। अच्छा, अब आप बी की वैल्यू पुट कर दो या ए की वैल्यू पुट कर दो, ये आपकी मर्जी है। सही है। अब देखो बी यहाँ पे डिवाइड में है ना, 5 के पास आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ए किसके बराबर हो गया, 5B/7। अब इधर 13 ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 5B/7। सही है। ए की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इक्वल टू 8B + 90, यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड होगी। अच्छा, 13 × 5 करो, कितना होता है, 65B, ये 7 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 8B से भी मल्टीप्लाई होगा और 90 से भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से होगा, 65B = 7 × 8 कितना होता है, 56B प्लस 7 × 9 63, और ये जीरो कॉपी, 65B, ये आपके पास जो है वो 56B प्लस का है, राइट पे लेफ्ट पे आके माइनस का हो गया, 56B = 630। सही है।
अच्छा 65b - 56 भी करेंगे, कितना हो जाएगा? 9 भी होगा ना, इक्वल टू 630। बी फाइंड करना है, तो जो है वो आपके पास बी इक्वल टू 630, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 9 × 1 = 9, 9 के टेबल में 63 कहाँ पे आता है? 7 पे। तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई 70। सही है, बी की वैल्यू है 70। अब इसको इधर पुट कर देते हैं, ए आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बी की जगह पे 70 और डिवाइड में 7। तो 7 × 1 = 7, 7 के टेबल में 70 आता है 10 पे। 5 मल्टीप्लाई बाय 10, आंसर है 50। सही है, तो आपके पास जो एक पर्सन है, उसकी एक पर्सन की एज 50 ईयर्स है, और दूसरे पर्सन की एज कितनी है? 70 ईयर्स। 50 ईयर्स एंड 70 ईयर्स। बड़ा इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म, इसमें देख लो, कोई क्वेश्चन है आपके पास? सर आपने 144 को प्लस क्यों किया 234 से? तो मैंने 1.144 को 234 में सब्ट्रैक्ट क्यों किया? ऐड नहीं, ये वाले स्टेप में ना, ये यस सर। बेटा, क्योंकि मेरे पास ये दोनों कौन से नंबर्स है? ये कांस्टेंट नंबर्स है, इन दोनों के पास कोई भी अल्फाबेट नहीं है। सही है, कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मुझे ए या बी की किसी एक की वैल्यू निकालनी है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, -234 था, लेफ्ट पे राइट पे भेज के मैंने उसको प्लस का कर दिया। और 234 - 144 करूंगा तो 90 आ जाएगा। सही है। 13A और 8B ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते अलजेब्रा के रूल के हिसाब से, क्योंकि एक में अल्फाबेट ए है और दूसरे में अल्फाबेट बी है। तो सेम अल्फाबेट्स वाले आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। सही है, इस वजह से 13A और 8B नहीं हुआ। और बाकी जो दो नंबर्स थे, कांस्टेंट नंबर्स थे, उनके पास अल्फाबेट कोई भी नहीं था, कोई भी वेरिएबल नहीं था, तो इस वजह से वो ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो गए। और कुछ बेटा? नो सर। अब्दुल हादी आप देख लो। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन 16 में क्या बोल रहा है? टू पॉजिटिव नंबर्स, आपके पास क्या है? दो पॉजिटिव नंबर्स है, आर इन द रेशो। दो पॉजिटिव नंबर्स है, उनका रेशो गिवन दे दिया 2:3। वो दो नंबर्स नहीं बताए गए, आपकी मर्जी है, एक को ए ले लो, दूसरे को बी ले लो, एक को एक्स, दूसरे को वाई, ये आपके ऊपर है। सही है, जो दो नंबर्स लेने ले लो, एक्स और वाई ले लेते हैं। x:y दे दिया 2:3, या ए और बी लेना है तो a:b 2:3। सही है, एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, और इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, लेकिन नंबर्स का डायरेक्ट डिफरेंस नहीं है, ऑफ देयर स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस। अब आप बोलोगे सर x² - y² लिखे या y² - x² लिखे, डिफरेंस में क्या होता है? बड़े में से छोटा माइनस किया जाता है। बट हमें तो पता ही नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है, गिवन दिया हुआ है नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या की हुई है, दोनों के रेशोज गिवन दिए हुए। एक्स में कितने रेशो आ रहे हैं? कितने रेशो में क्या बता रहा है? एक्स में कितने पोर्शन है? दो पोर्शन। और वाई में कितने पोर्शन है? तीन पोर्शन। सही है ना, एक्स में दो पोर्शन है, दो हिस्से मिलेंगे, एक्स को दो पार्ट्स मिलेंगे, और वाई को तीन हिस्से, तीन पार्ट्स, तीन पोर्शन मिलेंगे। तो यहाँ से हमें खुद ब खुद समझ में आ रहा है कि वाई की वैल्यू बड़ी होगी और एक्स की वैल्यू क्या होगी? छोटी होगी। तो अब हम यहाँ पे x² - y² नहीं, बल्कि क्या लिखेंगे? y² - x²। सही है, तो आपके पास इन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का डिफरेंस किसके इक्वल है? इसका मतलब इक्वल टू 320। बोल रहा है फाइंड द नंबर, ये दो नंबर्स बताओ क्या होगा। एक्स की वैल्यू भी बतानी है और वाई की वैल्यू भी बतानी है। चलो, तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? वही दो, एक इक्वेशन तो ये बनी हुई है, y² - x² इक्वल टू 320। दूसरी यहाँ से बनेगी, x:y, x:y लिखा हुआ है ये, तो x कोलन हटा के डिवाइड y इक्वल टू 2, कोलन हटाया डिवाइड 3, y डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2y/3। सही। चलो, तो ये y² कॉपी, माइनस x की क्या वैल्यू है? 2y/3, और उसके ऊपर है स्क्वायर इक्वल टू 320। सही। हम्म, तो अब ये y² कॉपी, माइनस ये 2y/3 के ऊपर स्क्वायर है, ये पूरे इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर से तीनों को स्क्वायर मिलेगा। 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y² और डिवाइड में 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 इक्वल टू 320। अब आपके पास राइट साइड पे क्या है? फर्स्ट टर्म है y², उसके डिवाइड में कुछ नहीं लिखा, 1 है।
सेकंड टर्म 4y² है, उसके डिवाइड में 9 है। दो फ्रैक्शन है, दोनों को सबट्रैक्ट करना है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिफरेंट है, सेम बना देते हैं। ये जो 1 है इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सही है। तो 9 1 9 हो जाएगा। जब डिवाइड में करूंगा तो तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे डिवाइड में दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 9 × 1 9, और आपके पास जो है वो ये भी 9, सही है। सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी 9। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले नंबर एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। 9y² माइनस 4y² इक्वल टू 320, सही है। 9y² माइनस 4y² कितना हो गया, 5y² इक्वल टू 320। ये 9 डिवाइड में है, 320 के पास जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, सही है। अब ये y² इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y² के साथ, दूसरी साइड पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, सही। अब हम यहाँ पे ना इसको मल्टीप्लाई कर नहीं रहे अभी, क्योंकि कैंसिल आउट होगा, जैसे ही 5 डिवाइड में आएगा ना तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y² इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाय 9 और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y² के साथ, तो इधर आके डिवाइड हो गया, सही है। तो 5 1 5, 5 के टेबल में 320 देखो कहाँ पे आता है, 32 नहीं आता बल्कि 30 आता है, कहाँ पे, 6 पे, और 2 कैरी हो गया, 20 आता है, बिल्कुल आता है 4 पे, और मल्टीप्लाई बाय 9, सही है। और ये y² स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड पे आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ले लिया। चलो, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, y की वैल्यू आ जाएगी 64। 64 रूट से बाहर आके क्या होता है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 64 का रूट हो गया 8 मल्टीप्लाई 9। 9 रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 रूट से बाहर आके 3 हो गया। तो आपके पास जो y है, y की वैल्यू क्या आ गई, 8 मल्टीप्लाई 3 24। एक नंबर आ गया आपके पास 24। दूसरा क्या आएगा, x इक्वल टू 2, y की वैल्यू आप 24 पुट कर दो और डिवाइड में 3। तो 3 1 3, 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे, तो x की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई 8, आंसर इज 16। तो दो नंबर्स है, एक 24 है और एक 16 है, सही है। उन दोनों के स्क्वायर्स कर लो आप और फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, 24 का स्क्वायर करो और 16 का स्क्वायर करो, दोनों को माइनस करोगे 320 ही आएगा। और आप देख लो, एक है 8 मल्टीप्लाई 2 और एक है 8 मल्टीप्लाई 3, तो मतलब सिंगल पोर्शन के अंदर जो है वो 8 आपके पास जो है वो वैल्यू है, और x को जो है वो कितने पोर्शन मिल रहे हैं, 2, और y को 3 मिल रहे हैं, सही है। तो आपके पास दो नंबर्स कौन कौन से हो गए, 16 एंड 24। ये आपके पास दो नंबर्स हैं जो इसने फाइंड करने को बोला था। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म, ये समझ में आ गए, क्वेश्चन 16 आ गया समझ। चलो, 17। 17 में क्या बोल रहा है, व्हाट मस्ट एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशो। आपके पास रेशो गिवन दिया हुआ है, क्या गिवन दिया हुआ है, 49:68, सही है ना। बोल रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड, ऐसा क्या मैं ऐड करूं, ईच टर्म ऑफ द रेशो। ईच टर्म का मतलब क्या है, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, सही है ना। ईच टर्म, टर्म का मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये जो 49:68 रेशो गिवन दिया हुआ है, मैं इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा क्या ऐड करूं सो दैट इट बिकम्स, और ये किसके इक्वल आ जाए, 3:4 के। तो आप बोलोगे सर वो एक नंबर होगा जो 49 में भी ऐड होगा और 68 में भी ऐड होगा, बट वो नंबर ही तो हमें ढूंढना है और हमें पता नहीं है। तो हम उस नंबर को एक अल्फाबेट लेट कर लेते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट लेट कर लो, आपकी मर्जी, एक्स कर लो, वाई कर लो, जेड कर लो, ए कर लो, बी कर लो। तो हम कर लेते हैं ए, सही है। तो हमने लिख दिया 49 में भी ए ऐड हो रहा है और डिवाइड में भी, डिवाइड कोलन की जगह डिवाइड आ गया, और 68 में भी क्या ऐड हो रहा है, ए, सही है। जैसे ही आपके पास इस रेशो की ईच टर्म में, दोनों टर्म में, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में एक नंबर ऐड हुआ, तो ये अब जो है वो बिकम, आप बिकम, बिकम्स का मतलब इक्वल टू, सही है। कि आपके पास ये 49/68 जो रेशो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3:4, मतलब कोलन की जगह डिवाइड और 4, सही है। तो अब इसको, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं और सिंपली ए की वैल्यू निकाल लेते हैं और हमें पता चल जाएगा जो ए की वैल्यू आएगी वो नंबर है जो 49:68 में ऐड होगा, और वो 49:68 3:4 बन जाएगा। तो आपके सिंपल सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, 4 डिवाइड में है, राइट पे लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई, 49 प्लस ए किससे मल्टीप्लाई हो गया, 4 से, इक्वल टू 3। ये 68 प्लस ए डिवाइड में है, तो दूसरी साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया,
49 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 196 हो गया, प्लस ए 4 से मल्टीप्लाई होगा 4a हो गया, इक्वल टू 3 को 68 से मल्टीप्लाई करो, 68 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 24, 4 और 2, 3 मल्टीप्लाई 6 18 और 2 20, 204, सही है, 204 प्लस 3 को ए से मल्टीप्लाई करो 3a, सही, 4a। अब ए वाली टर्म दोनों साइड पे है, लेफ्ट पे राइट पे, तो आप क्या करो, जो ये छोटा है 3a छोटा है 4a बड़ा है, तो जो छोटा a है उसको बड़े वाले की तरफ लेके आ जाओ। मैं 3a को लेफ्ट पे लेके आ रहा हूँ, 3a राइट पे प्लस का है, लेफ्ट पे आके क्या हो गया माइनस का, इक्वल टू 204, और ये 196 लेफ्ट पे प्लस का है, राइट पे जाके क्या हो गया माइनस का 196। तो ए वाली दो टर्म्स को हमने एक साइड पे कर लिया, और जो दो कांस्टेंट नंबर थे उनको एक साइड पे कर लिया, 1a माइनस 3a, सॉरी 4a माइनस 3a, आंसर इज 1a, सिंपली ए भी लिख सकते हैं। 204 माइनस 196 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8। इसका मतलब है 8 एक ऐसा नंबर है जो 49 और 68 दोनों में अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास वो रेशो सिंप्लीफाई होने के बाद 3:4 बन जाएगा। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं वाकई ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। सही, इसने बोला नहीं है लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। 49 में भी 8 ऐड कर दो, और डिवाइड में जो 68 लिखा है उसमें भी 8 ऐड कर दो। 49 में 8 ऐड करेंगे तो ये बन गया 57, और 68 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन गया 76। सही है, अब ये दोनों 3 के टेबल से कैंसिल भी हो रहे हैं, और डायरेक्ट जाके ये आपके पास 3 के टेबल से, चलो कैंसिल करते हैं इन दोनों को ना, कैंसिल आउट हो रहे हैं। 3 के टेबल में 57, 5 नहीं आता, 3 आता है 1 पे, 2 27 आता है 9 पे, हाँ, और डिवाइड में 76, सही, हाँ, 76 जो है वो 3 के टेबल में 7 नहीं आता, बल्कि क्या आता है 6 आता है। एक मिनट, 49:68, 68 में 8 ऐड करेंगे तो 76 बन रहा है ना, बट ये कैंसिल आउट 3 के टेबल से नहीं हो रहे दोनों, तो किसी और से करते। 3 से नहीं हो रहे, ये किससे होंगे, डायरेक्ट 19 से होंगे, सही है, ये और किसी भी नंबर से दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे, डायरेक्ट 19 से होंगे। 19 का टेबल, 19 वन 19, 19 के टेबल में 19 मल्टीप्लाई 2 होता है 38, 19 मल्टीप्लाई 3 होता है 57, और 19 मल्टीप्लाई 4 होता है 76। सही है, बन गया 3:4, 3 डिवाइड बाय 4, सही है। चलो इसमें देख लो, कुछ पूछना है। नो सर। क्वेश्चन नंबर 18 का मूव करते हैं। आपके पास इन अ बॉक्स, एक बॉक्स है, देयर आर 24 रेड, 24 कौन सी पेंसिल्स है, रेड पेंसिल्स है एक बॉक्स के अंदर। 16 ब्लू है, 16 ब्लू पेंसिल्स और 40 ब्लैक है। अच्छा, पार्ट ए, राइट डाउन द रेशो ऑफ द नंबर। अब आपने इधर रेशो बनाना है, आपको क्या बता दिया कि एक बॉक्स है उसके अंदर इतनी पेंसिल्स रेड कलर की है, 16 ब्लू है, 40 ब्लैक है, 24 रेड है, सही है। बोले एक रेशो बता दो, नंबर ऑफ रेड पेंसिल टू द नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल टू द नंबर ऑफ ब्लैक पेंसिल, सही है ना। आपने इनका रेशो बताना है, तो सबसे पहले आएगा आपके पास रेड पेंसिल्स, तो रेड आर लिख देते हैं, फिर कोलन, फिर है ब्लू पेंसिल्स बोल रहे हैं तो बी लिख देते हैं, लेकिन बी, अब ब्लू और ब्लैक दोनों के लिए बी है, तो एक काम करते हैं, ब्लू के लिए हम लिख देते हैं बी, और ब्लैक के लिए लिख देते हैं BL, सही है। इन क्या बोल रहे हैं, आपने एक रेशो बनाना है, सबसे पहले नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स, फिर नंबर ऑफ ब्लू पेंसिल्स, और फिर नंबर ऑफ ब्लैक पेंसिल्स। लेकिन अब ये जो रेशो का आंसर आपने गिवन देना है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, सही है। तो नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स बेटा कितनी है 24, कोलन ब्लू कितनी है 16, कोलन ब्लैक कितनी है 40, सही है। आपके पास रेशो बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल, आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे, ये किसी सेम नंबर से कैंसिल आउट हो रहे हैं, किसी सेम टेबल में आ रहे हैं, कैंसिल कर दो। कौन से नंबर से हो सकते हैं, कौन से टेबल में आ सकते हैं, 2 में, सही है। तीनों 3 में नहीं आएंगे, 24 3 में आता है, बाकी दोनों 3 में नहीं आते, लेकिन 2 में आ जाएंगे। या 2 से बड़ा सोचो, 2 में आ रहे हैं, और 4 में भी आ सकते हैं, यस। 4 के बाद 8 में सोचो, यस 8 में भी आ रहे हैं, सही है। तो 8 से करते हैं, 8 के बाद मेरे ख्याल में और किसी में नहीं आएंगे, सही है। 12 में नहीं आएंगे तीनों। तो 8 के टेबल में बेटा आपके पास 24 आता है 3 पे, सही है। आपने क्या किया, इस पूरे रेशो को, तीनों टर्म्स को डिवाइड बाय 8 कर दिया, सही है। और 16 डिवाइड बाय 8 होगा तो क्या आ जाएगा 2, 40 डिवाइड बाय 8 होगा तो क्या आएगा
5। तो 3:2:5 ये आपके पास रेड ब्लू और ब्लैक पेंसिल्स का रेशो आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसका मतलब है कि एक बैग के अंदर जितनी टोटल पेंसिल्स थी उसमें से 5 पोर्शन ब्लैक पेंसिल्स के हैं, 3 पोर्शन जो है वो रेड पेंसिल्स के हैं और 2 पोर्शन जो है वो ब्लू पेंसिल्स के हैं। सही है। पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या बोला जा रहा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेंसिल्स इज ब्लू? आपके पास जो है वो क्या फ्रैक्शन है ब्लू पेंसिल का? गिव योर फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पेंसिल्स? अब यहाँ पे रेशो नहीं बोला, एक चीज का ख्याल रखना है, रेशो नहीं बोला है बल्कि क्या बोला है, फ्रैक्शन बताना है। सही है। फ्रैक्शन में क्या होता है? होल पेंसिल्स। सही है। होल। फ्रैक्शन में क्या होता है, आपके पास एक रेशो बनता है न्यूमिनेटर में, आपके पास जिस पर्टिकुलर चीज का फ्रैक्शन निकालने को बोला जाता है वो लिखी जाता है, उसकी अमाउंट लिखी जाती है, नंबर लिखा जाता है और डिवाइड में होल आता है। तो आप क्या करो, उस नंबर होल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है वो लिख दो डिवाइड में। दूसरा ऑप्शन टोटल पोर्शंस लिख दो। सही है। टोटल पोर्शंस लिख देते हैं। कैसे आएगा? 3+2+5 टोटल कितने पोर्शंस हो गए? 10 पोर्शंस। तो डिवाइड में आ गया 10। और ऊपर इसने बोला है ब्लू पेंसिल्स का फ्रैक्शन है, तो ऊपर ब्लू पेंसिल्स, ब्लू ब्लू पेंसिल्स बेटा आपके पास क्या है, कितने पोर्शन से? 2। तो ऊपर आ गया 2। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना है। तो 2 और 10 2 के टेबल से कैंसिल हो गए, 1/5। ये आपके पास फ्रैक्शन आ गया किसका? ब्लू पेंसिल्स का सिंपलेस्ट फॉर्म में। सही है। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? आप जो है वो डिवाइड में रख दो ये टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है उसका सम। 24+16 40, 40+40 80। तो फिर ऊपर जो है वो आप ब्लू पेंसिल का जो है वो क्या कहते हैं, नंबर ऑफ पोर्शंस नहीं रखोगे, पोर्शंस नहीं रखोगे बल्कि नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है वो रखोगे, 16। सही है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 16 बनता है 16, 16 के टेबल में 80 आता है 5 पे, 1/5। आंसर सेम ही आएगा। आपकी मर्जी है जो मेथड यूज करना है कर लो। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है? इसमें कोई क्वेश्चन है? नो हम्म सर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोल रहा है? इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन में क्या है, आपके पास 85% ऑफ दोस्त एंटाइटेड एंटाइटल्ड टू वोट डिड सो। सही है ना? 85% जो वोट्स मिले हैं वो उन लोगों को मिले हैं जो एंटाइटल्ड थे। सही है। जो वोट के हकदार थे, मतलब जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे। एंटाइटल्ड का मतलब होता है जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है। सही है। जिनको ये वोट्स मिलने चाहिए, सही है, उनको वोट्स मिले। 85% जो है वो इनटाइटल्ड, मतलब डिजर्विंग कैंडिडेट्स को वोट्स मिले। तो 15% जो है वो उन कैंडिडेट्स को वोट्स मिले हैं जो डिजर्व नहीं करते थे उस पर्टिकुलर पोजीशन को, उस पर्टिकुलर सीट को। सही है। देयर वर 3 कैंडिडेट्स एंड द वोट फॉर दीज कैंडिडेट वर डिवाइडेड इन अ रेशो। आपके पास उस इलेक्शन के अंदर कितने कैंडिडेट खड़े हैं वोट्स के लिए? 3। और उनका रेशो, उनको जो वोट्स पड़े हैं, उन तीनों कैंडिडेट्स को डिवाइड कर दिया गया है, रेशो बता दिया गया है कि फर्स्ट कैंडिडेट को 5 पोर्शन मिले, 5 वोट्स नहीं मिले, सिर्फ 5 पोर्शन मिले हैं वोट्स के। सेकंड कैंडिडेट को 3 और थर्ड कैंडिडेट को 1। गिवन दैट, और गिवन दे दिया है कि टोटल कितने बंदे थे, कितने इंसान थे जिन्होंने वोट किया है। सही है। 22950 इतने पर्सन ने टोटल वोट किया है। कैलकुलेट पार्ट ए। पार्ट ए में क्या बोला जा रहा है? द नंबर हु वोटेड फॉर कैंडिडेट विद मोस्ट वोट। ऐसा कौन सा आपके पास कैंडिडेट है, मतलब ऐसा कौन सा बंदा है, कैंडिडेट है जिसको ज्यादा, सबसे ज्यादा वोट्स मिले और वो नंबर ऑफ वोट हैं कि आपको पता है ना कि उस बंदे को ज्यादा वोट्स मिले जिसको 5 पोर्शन मिल रहे हैं, और उस पर्सन को, उस कैंडिडेट को सबसे कम वोट मिले हैं जिसको सिर्फ एक पोर्शन आ रहा है। तो अब 5 पोर्शन वाले क्या है, इसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले, अब इसको कितने वोट्स मिले वो बताने हैं। सही है। अच्छा, तो अब हमारे पास टोटल पर्सन कितने हैं? 22950। सही है। इन सबको वोट मिले हैं। सही है, इतने बंदों ने वोट किए हैं। अच्छा, और टोटल पोर्शंस क्या है, हम सबसे पहले ही देखेंगे ना, टोटल पोर्शंस निकालेंगे। तो टोटल पोर्शंस कितने हैं वोट के? 5+3+1, आंसर इज 9। तो ये 22950 को मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो इसका मतलब है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि एक पोर्शन में कितने वोट्स है, कितने कितने इंसानों के वोट आएगा। चलो डिवाइड करते हैं। 22 नहीं आता है, 18 आता है 2 पे, 4 कैरी। 49 आता है 9 के टेबल में नहीं। 45 आता है 5 पे ना, 5 पे आता है ना
फाइव, हाँ फिर 4 कैरी, 45 आ गया बिल्कुल 5 पे, और लास्ट में ये जो जीरो है वो कॉपी हो गया, सही है। तो डबल 25550, 2550 मतलब 2550 वोट जो है वो आपके पास एक पोर्शन के अंदर है। सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिले हैं उसको टोटल 5 पोर्शन है, और एक पोर्शन में जो है वो डबल, सॉरी, 255 करूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा जो वोट मिले हैं जिस कैंडिडेट को वो कितने नंबर ऑफ वोट्स हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डबल 2550 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 5 25, 2 कैरी, 25 प्लस 2 27, 2 कैरी, 5 मल्टीप्लाई 2 10 प्लस 2 12। तो कितने वोट्स पड़े हैं, 12,750 वोट्स मिले हैं, सही है। सबसे ज्यादा जिस कैंडिडेट को वोट मिले हैं और उसके नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, 12,750, सही है। और टोटल वोट्स कितने थे, कितने पर्सन ने टोटल वोट किए थे, 222950 ने, सही है। चलो पार्ट बी, पार्ट बी में क्या बोल रहा है, ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे कितने क्या कहते हैं, सॉरी, ऐसे कितने वोट्स हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मिले हैं, सही है ना। इंटाइटल्ड मींस वो कैंडिडेट जो डिजर्विंग थे, उन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हो सकता है कि दो, तो अब ये पता करने हैं क्योंकि टोटल 3 कैंडिडेट्स है ना। तो अब ये नहीं बताया है कि दो है या एक ही डिजर्विंग कैंडिडेट है, वो उसने नहीं बताया। और लग तो ये रहा है कि दो होंगे, एक नहीं होगा, तो ये जिसके ये जो सबसे कम वोट जिसको पड़े ना वो डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है। बाकी ये दोनों 5 पोर्शन और 3 पोर्शन वाले आपके पास जो वोट्स मिले हैं जिन कैंडिडेट्स को, वो डिजर्विंग कैंडिडेट। तब इसने बोला नंबर बताओ कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ वोट्स बताओ, कितने ऐसे वोट्स हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को पड़े हैं। तो आप बोलोगे सिंपल, आपके पास टोटल क्या है, 22,950 पर्सन ने, पीपल ने वोट किए हैं। उसमें से 85% जो है वो उन कैंडिडेट्स को वोट्स मिले हैं जो इंटाइटल्ड से, डिजर्विंग कैंडिडेट से उनको मिला है। तो आप सिंपली 22,950 क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 85% से। टोटल जितने अमाउंट है, जितने भी पर्सन ने वोट किया, और 15% ने डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट नहीं किया। तो अब मैंने क्या किया, टोटल में से उसको 85 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डबल 2950 मल्टीप्लाई 85%, 29 मल्टीप्लाई 85 हो गया। अब ये और डिवाइड में 10 है, 10 कैंसिल आउट हो सकता है किससे, फाइव फाइव के टेबल से। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, और 85 कहाँ पे आता है, 5 के टेबल में 8 नहीं आता, बल्कि 5 आता है 1 पे, 3 कैरी हो गया, सही। 2295 मल्टीप्लाई 1, और फिर 35 आता है यस 17 पे, और डिवाइड में 2, सही। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2295 को 17 से, 2295 मल्टीप्लाई बाय 17, 2295 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 मल्टीप्लाई 5 35, 5 और 3 कैरी, 7 मल्टीप्लाई 9 27 प्लस 3 30, 0, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 17 7, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 1 15 हो गया, क्रॉस। यहाँ पे आएगा नहीं, ऊपर करते हैं यार, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने, 2295 मल्टीप्लाई 17 करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 5 35, 5 3 कैरी हो गया, 7 मल्टीप्लाई 9 63 है। मैंने ये क्या लिखा है नंबर, 2295, सही है, 2295 मल्टीप्लाई 5 आ गया, 6 मल्टीप्लाई 9 63, और प्लस 3 63, और 3 कितना होता है 66, और 6 और 2 कैरी, 5 1 मल्टीप्लाई 9, 9 और 9 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 होता है, 1 मल्टीप्लाई 2 2 होता है, 5 11 1 10 हो गया ये, 0 1
तो ये 7 9 और ये 3, तो क्या वैल्यू आ गई? 3901539015 डिवाइड बाय 2। 39015 डिवाइड बाय 2, ऐसे ऐसे ही 39015 अब किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। जब भी याद रखो कोई भी ऐसा नंबर आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, जो इवन है तो वो तो इजीली डिवाइड हो जाता है, बट यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, ऑड है। सही है। तो अब आप इसको सिंपली क्या करो, 2 से कैंसिल आउट कर दो। 2 और 39 करते हैं, पूरे नंबर को डिवाइड करते हैं, एंड में देखते हैं कि ये जब 5 रहता है या 15 बनता है, 25 जो भी बनता है, फिर क्या करेंगे। सही है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 पे, 1 कैरी। 19 नहीं आता, 18 आता है 9 पे, फिर 1 कैरी। 10 आता है, यस, 5 पे। सही है। और फिर 15, अब 15 दो डिजिट एक साथ ले रहे हो तो पहले लगाएंगे 0। सही है। और फिर जो है वो हम लिखेंगे, क्या कहते हैं, 15 नहीं आता, 14 आता है 7 पे। और फिर जो 1 बचा है, वो 1 जो बचा है, 1/2 क्या होता है? 0.5 आता है ना। सही। तो इसका मतलब है कि 19507.5। इसका क्या मतलब है कि 0.5 जो है वो आधा बंदा तो नहीं होगा ना, आधा पर्सन तो नहीं होगा दुनिया में, आधा इंसान तो नहीं होगा। तो 19507.5 को हम इग्नोर कर देंगे। सही है। तो 19507 ऐसे पर्सन है, ऐसे पीपल है जिन्होंने इन टाइटल कैंडिडेट को, डिजर्विंग कैंडिडेट को वोट किया है। सही है। टोटल कितनी, कितने परसेंट से? 22950 में से। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन के अंदर कुछ भी? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। बोला जा रहा है, एंड माइकल शेयर्ड सम मनी इन द रेशो। एंजेला को ए से लिख देते हैं और माइकल को एम से ले लेते हैं। इन दोनों, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? कुछ मनी, कुछ अमाउंट को शेयर कर रहे हैं, और रेशो क्या है? 4:9। देन एंजेला गेव डैनियल अ हाफ ऑफ हर शेयर। एंजेला क्या कर रही है? डैनियल को, डैनियल को डी से लिख लेते हैं, अपना हाफ शेयर दे रही है। कितना शेयर दे रही है? जितनी भी अमाउंट मिलेगी, हाफ। हाफ शेयर दे दिया। सही है, डैनियल को। और माइकल भी यही कर रहा है। माइकल जो है वो भी अपना शेयर दे रहा है डैनियल को, अ थर्ड ऑफ हिज शेयर। डैनियल को कितना दे रहा है? 1/3। सही है। थर्ड मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा दे रहा है, और हाफ का मतलब होता है 2 हिस्सों में से एक हिस्सा दे दिया जाए। सही है। डैनियल वॉज गिवन अ टोटल ऑफ 20 यूरो। और डैनियल के पास टोटल कितने आ गए इन दोनों की अमाउंट मिलने से? दोनों ने अपने अपने अपनी जो है वो शेयरिंग अमाउंट जो है वो दे दी थोड़ी सी डैनियल को। सही है। तो डैनियल की कितनी अमाउंट बन गई? यूरो 20। वर्क आउट हाउ मच मनी वॉज शेयर्ड ओरिजिनली बाय एंजिना एंड माइकल। तो बताओ कि स्टार्टिंग में, इस ओरिजिनली का मतलब होता है बिल्कुल शुरू में, जब जो कुछ अमाउंट थी, मनी था, उसको जो शेयर किया है एंजिला ने और माइकल ने, तो उन दोनों को कितनी अमाउंट मिल रही थी? सही है ना। आपको पता है एंजिला को 4 पोर्शन मिल रहे हैं, माइकल को 9 पोर्शन मिल रहे हैं। तो कितनी अमाउंट दोनों को मिल रही है, आपने ये फाइंड करना है, ये पता करना है। अच्छा, आप बताओ कैसे करेंगे? हमें नहीं पता ना, हमें ये पता है कि एंजेला को 4 पोर्शन मिल रहे हैं, और माइकल को जो है वो 9 पोर्शन मिल रहे हैं। एक पोर्शन के अंदर कितनी अमाउंट है वो हमें पता नहीं है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं एक पोर्शन में एक्स अमाउंट है। तो एंजेला को मिल गए 4x और माइकल को मिल गए 9x। सही है। अच्छा, इस 4x में से एंजेला डैनियल को कितना दे रही है? हाफ। कितना दे रही है? हाफ। 4x का आधा कितना होता है? 4x का आधा डिवाइड बाय 2, है ना। तो कितना हो गया? 2x। ये 2x किसको दे दिया? डैनियल को। किसने दिया? एंजेलिना ने। सही है। ये डैनियल का हम लिख रहे हैं। सही। चलो, इसी तरह माइकल की कितनी अमाउंट है? 9x। माइकल ने कितनी अमाउंट दे दी अपनी? 9x है ना। तो माइकल ने कितना दे दिया? 1/3, मतलब 3 हिस्सों में से एक हिस्सा दे दिया। सही है, 1/3 दे दिया। तो इसका मतलब डिवाइड बाय 3 कर देंगे। सही है। एक हिस्सा किसको मिल रहा है? डैनियल को मिल रहा है, और 2 हिस्से माइकल खुद रखेगा। तो 9/3 6x हो गया। सॉरी, 9/3 3x हो गया। सही है। तो 3x अमाउंट जो है वो माइकल ने डैनियल को दे दी, और एंजिला ने कितनी दी थी? 2x। तो 2x प्लस 3x। एंजिला की क्या कहते हैं, माइकल की और एंजिला दोनों की अमाउंट जब ऐड होगी तो डैनियल की अमाउंट बन जाएगी, और डैनियल को कितनी अमाउंट मिली? टोटल 20 यूरोस। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 3x 5x इक्वल टू 20।
5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 20 के पास आके डिवाइड हो गया, x की क्या वैल्यू हो गई 20 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 4। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि आपके पास जो है वो x क्या था, एक शेयर, एक आपके पास जो पोर्शन था, एक जो हिस्सा था उसमें कितने अमाउंट आ रही है, 4, 4 आ रहा है, सही है। और एंजेलिना को टोटल कितने पोर्शन मिल रहे हैं, 4 पोर्शन मिल रहे हैं, एक पोर्शन में 4 यूरोज है, तो कितने यूरोज मिलेंगे एंजेलिना को, 16 यूरोज मिलेंगे टोटल, सही है। इसी तरह माइकल को बेटा कितने पोर्शन मिले टोटल, 9 पोर्शन, एक पोर्शन में 4 यूरोज है, 9 मल्टीप्लाई 4, तो कितने यूरोज मिले को, 36, सही। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। टू नंबर आर इन द रेशियो, आपके पास दो नंबर्स है आर इन द रेशियो, एक को हम ए है, दूसरे को बी ले लेते हैं। इसका रेशियो गिवन दिया हुआ है 5:6। इफ 5 इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, 5 क्या हो रहा है, दोनों नंबर से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सही है। 5 ए से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और 5 बी से भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सही है। जैसे ही मैं ए में 5 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये लिखा है ना, इफ 5 इज सब्ट्रैक्ट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों नंबर में से, मतलब फर्स्ट नंबर जो है वो ए उसमें से भी और सेकंड नंबर जो बी है उसमें से भी, a-5 कोलन की जगह डिवाइड लिख देते हैं और b-5। तो जैसे ही इन दोनों नंबर्स में से 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, द रेशियो बिकम्स, तो अब रेशियो इक्वल हो गया 4 कोलन की जगह डिवाइड और 5। फाइंड द नंबर्स, बोला नंबर्स बताओ, मतलब ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। अच्छा, तो फर्स्ट जो हमारे पास है ए कोलन बी, ए कोलन की जगह डिवाइड इक्वल टू 5 कोलन की जगह डिवाइड और ये 6, ए इक्वल टू बी डिवाइड में 5 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 6, सही। अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक बी की वैल्यू नहीं निकलती, ए की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो अब बी की वैल्यू निकालने के लिए जो सेकंड हमें इसने कंडीशन गिवन दी हुई है उसको यूज करेंगे। 5 इधर डिवाइड में है, a-5 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 4 मल्टी 4, b-5 डिवाइड में है, 4 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो ए पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ए मल्टीप्लाई 5 5 है, फिर ये -5 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25, इक्वल टू 4 पहले बी से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4b माइनस, सही है आपके पास, माइनस फिर 4 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 20। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 5 है इक्वल टू 4b -20, माइनस का 25 राइट पे आके प्लस का 25 हो गया। 5 ए की वैल्यू क्या है, 5b/, 4b माइनस, अच्छा, -20 प्लस 25 करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया प्लस का 5, -20 प्लस 25 इज 5। तो ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की वैल्यू हमने निकाल ली थी ना 5b/6, तो 5 पहले 5 से मल्टीप्लाई हुआ 25 और डिवाइड में 6 है, 25b और डिवाइड में 6। एक और टर्म भी है बी पे, लेकिन वो राइट में है तो उसको लेफ्ट पे लिया, राइट पे प्लस का 4b है, राइट लेफ्ट पे आके माइनस का 4b हो गया, इक्वल टू 5। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शंस है, 4b के डिवाइड में कुछ नहीं लिखा तो 1 है, दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। कैसे सेम बनाएंगे, मल्टीप्लाई बाय, क्या कर देंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 है ना, 1 को 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4b भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 6, दोनों के सेम हो गए तो एक मरतबा लिखेंगे 6 को, ऊपर जो ये आपके पास है 25b वो कॉपी, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 6, 24b भी कॉपी कर दिया, इक्वल टू 5। 25b माइनस 24b कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 25b माइनस 24b 1b हो गया, इक्वल टू 6 डिवाइड में 5 के पास जाके मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया 30, बी की वैल्यू आ गई 30, एक नंबर मिल गया आपको 30, और दूसरा नंबर क्या है, ए है, फाइंड कर लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बी, बी की जगह पे आ गया 30 और डिवाइड में 6, 6 1 जा 6, 6 के टेबल में आपके पास क्या कहते हैं, 30 आता है 5 पे, तो ए की वैल्यू आ गई 5 मल्टीप्लाई 5 25, तो एक नंबर है 25 और दूसरा नंबर है 30। ये दो नंबर्स का अगर आप रेशियो लोगे तो 5/6 ही आएगा, निकाल लो, दो 5 25 डिवाइड बाई 30 करो, 5 के टेबल से कैंसिल होंगे, 5/6 आ गया। और इन दोनों में अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 25 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो 20 बन गया, 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो 25 बन जाएगा, इनका रेशियो नहीं तो 5 के टेबल से कैंसिल हो गए, 4/5 बन गया, सही है। आंसर भी वेरीफाई हो गया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, लास्ट टू क्वेश्चंस। 22 बहुत आसान। क्या लिखा हुआ है बेटा 22 में? 5 इफ, ये आपके पास बेटा एक प्रोपोर्शन दे दिया मैंने बताया, Proportion में दो कोलन आते हैं, प्रोपोर्शन होता है दो कोलन, सही है। लेफ्ट साइड पे एक रेशो है, दूसरे साइड राइट साइड पे दूसरा रेशो है। एक प्रोपोर्शन गिवन दिया हुआ है, बोल रहे हैं देन फाइंड एक्स, इस प्रोपोर्शन में ये जो एक्स आ रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो मैंने सबसे पहले 5 लिखा, कोलन के साइन को हटाया तो डिवाइड आएगा, फिर कोलन के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो डिवाइड में लिख दिया, प्रोपोर्शन हटा इक्वल टू, फिर एक्स कोलन हटा डिवाइड और 8। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 डिवाइड में 5 के पास आके मल्टीप्लाई हो गया, 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू एक्स। 2 वन ज़ा 2, 2 के टेबल में 8 आता है 4 पे, 5 × 4 आंसर इज 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। सही है बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है? चलो लास्ट क्वेश्चन। सॉरी लास्ट टू क्वेश्चन, सही है। अ सम ऑफ ₹53 इज डिवाइडेड, आपके पास क्या है? टोटल अमाउंट है, सम ऑफ ₹53, टोटल अमाउंट कितनी है? 53। उसको डिवाइड किया है 3 पर्सन में, ए बी और सी में, सही है। इन सच अ वे दैट ए गेट्स ₹7 मोर देन बी, इस तरीके से डिवाइड किया जा रहा है कि ए वाला ₹7 ₹7 ज्यादा लेगा बी के मुकाबले में, सही है। अच्छा, एंड बी गेट्स ₹8 मोर देन, रुपीज ज्यादा लेगा सी के मुकाबले में, सही है। फाइंड व्हाट सी, अच्छा अब आपको बोला फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर शेयर्स, इन तीनों के शेयर्स क्या होंगे, सही है, ये बताना है। अच्छा, ए को कितने अमाउंट, कितने पैसे मिलेंगे 53 में से? आपके पास जो है वो बेटा 7 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, किसके मुकाबले में? बी के मुकाबले में। और बी को 8 रुपीज ज्यादा मिलेंगे सी के, जितने सी को अमाउंट मिल रही है उससे। अब इनके रेशोज बताने हैं, मतलब रेशो बताना है इनके शेयर्स का, इनके शेयर्स की अमाउंट नहीं बतानी, सही है। इनके फाइंड द रेशोज ऑफ देयर शेयर्स, इनके शेयर्स की रेशोज बताने हैं अपने, सही है। चलो, तो अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए को कितनी अमाउंट मिल रही है? बी, बी में 7 ऐड करके, सही है ना, बी से 7 रुपीज ज्यादा मिल रहे हैं ना, ऐसे ही है ना। बी को जितनी अमाउंट मिल रही है उससे 7 रुपीज ज्यादा, तो बी की जो अमाउंट है उसमें अगर मैं 7 ऐड कर दूं तो किसकी अमाउंट आ जाएगी? ए की। इसी तरह बी को कितनी अमाउंट मिल रही है? सी को जितनी अमाउंट मिल रही है उसमें 8 ऐड कर दो, सी की जितनी भी अमाउंट है, सी को जितने भी रुपीज मिल रहे हैं उसमें 8 ऐड करेंगे तो बी की अमाउंट आ जाएगी, सही है। अब हमने इन तीनों का रेशोज निकालना है। तो अब मेरे पास और एक चीज क्या गिवन दी हुई है, शुरू में बताया हुआ है, इन तीनों को जो अमाउंट डिवाइड की गई है, डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो 53 है। एक पर्सन ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, इन तीनों को जितने भी रुपीज मिले हैं उन तीनों का सम किसके बराबर है? 53 के। तो अब आपके पास ये तीन इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके यहाँ से एबीसी की वैल्यूज निकाल लेनी है, सही है। कैसे निकालेंगे? अब आप देखो आपके पास क्या है, ए की क्या वैल्यू है? B+, सही है। ए की जगह मैंने लिख दिया B+7, फिर प्लस बी कॉपी, सही है, बी कॉपी कर दिया मैंने, फिर प्लस, अब इधर से बेटा ये देखो बी, ये प्लस का 8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -8 इक्वल टू सी, सी की क्या वैल्यू आ गई? ए की जगह मैंने लिख दिया B+7 प्लस कॉपी, बी की जगह पे लिख दिया C+8, सॉरी बी की जगह पे बी रहने दिया, प्लस सी की क्या वैल्यू मैंने निकाल ली? बी -8 इक्वल टू 50 एज इट इज, सही है, क्योंकि एक अल्फाबेट को सेम रखेंगे। ए को रख लो, बी को रख लो, आपकी मर्जी है, सी को रख लो, मैंने बी को रखा है। ए की जगह पे B+7, बी एज इट इज कॉपी, और सी की जगह पे मैंने पुट कर दिया B-8 और इक्वल टू 53 कॉपी। 1b प्लस 1b प्लस 1b, तो 3b आपस में ऐड होंगे, 3b बन गया, प्लस का 7 माइनस का 8 कितना हो गया? माइनस का 1 हो गया, इक्वल टू 53। ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 53 + 1, तो बी इक्वल टू 53 + 1, आप बोलोगे सर 54 हो गया, बिल्कुल सही है। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, बी की क्या वैल्यू आ गई? 3 वन ज़ा 3, 3 के टेबल में 5 नहीं आता बल्कि 1 आता है, और 3 आता है 1 पे, 2 कैरी हो गया, 24 आता है, यस 8 पे आता है, तो बी की वैल्यू आ गई 18, सही है। बी को कितनी अमाउंट मिल रही है? 18 मिल रही है, सही है। अब ए और सी की भी निकाल लेते हैं। ए को कितना मिलेगा? सही है, बहुत सिंपल है, जितना बी को मिल रहा है उससे 7 रुपीज ज्यादा, तो 18 में 7 ऐड कर दो तो 25। ए को कितना मिल रहा है? 25। अब हम निकाल लेते हैं सी को, सी को कितनी अमाउंट मिलेगी? जितनी बी को मिल रही है उसमें 8 माइनस कर दो,
तो 18 में बी को 18 रुपीज मिल रहे हैं, तो 18 - 8 कर देंगे, तो सी को कितने मिल गए? 8 रुपीज। सही है। इसने बोला था रेशो, आपने इन रेशोज निकालने हैं इनके शेयर्स का, A:B:C। ए की क्या वैल्यू आई है? 25। कोलन बी की वैल्यू आई है 18, कोलन सी की वैल्यू आई है 8। तो इनके रेशो रेशो आ गया। अगर ये सिंप्लीफाई होता तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, लेकिन ये भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, किसी भी सेम टेबल से सेम नंबर से कैंसिल आउट नहीं हो रहा। और अगर आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड करोगे, टोटल अमाउंट 53 बन जाएगी। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। चलो लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 24, इफ द रेशियो ऑफ एज मनी एंड बीज मनी इज, आपके पास बेटा एक है ए और दूसरा है बी, उन दोनों की जो है वो मनी का रेशियो गिवन दे दिया, मतलब A:B लिख देते हैं। सही है। 4:5। इसी तरह एंड द रेशियोज ऑफ बीज मनी टू इज टू सीज मनी, और बी और सी की मनी का रेशियो गिवन दे दिया, B:C लिख देते हैं। 2:3। गिवन दैट ए हैज 800 रुपीज। आपके पास गिवन क्या दे दिया कि ए के पास कितने रुपीज है? 800। ए को कितने रुपीज मिल रहे हैं, कितनी अमाउंट मिल रही है, कितना मनी मिल रहा है? ₹800। किसको? ए को मिल रहा है ये। सही है, ये चीज याद रखनी है, ए को इतनी अमाउंट मिल रही है। सही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी सी हैज, सी को कितनी अमाउंट मिलेगी ये बतानी है। सही है। फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी सी हैज, सी को कितनी अमाउंट मिलेगी आपने सबसे पहले ये फाइंड करना है। देखो तीन क्वांटिटीज है, 3 पर्सन है, 3 बंदों के दरमियान में शेयरिंग हो रही है, ABC। सबसे पहले हमने इन तीनों का रेशो निकालना पड़ेगा। हमें रेशो गिवन ए और बी का और बी और सी का गिवन दिया हुआ है। सबसे पहले हम A:B:C निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन में ऊपर निकाला था, बिल्कुल वैसे इधर भी निकालेंगे, तीनों का एक रेशो निकालेंगे। सही है। हम्म। फिर हम पता करेंगे, हमें पता चलेगा कि जो है वो ए को इतनी अमाउंट मिल रही है, तो हाँ ए और क्या कहते हैं, 800 रुपीज। तो ए के टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने हैं, एक पोर्शन में कितनी अमाउंट आ रही है, सी के टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने हैं, और सी को फिर कितनी अमाउंट मिलेगी। सही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, A:B:C, तीनों पर्सन की जो अमाउंट है, मनी है, उसका रेशो निकालेंगे। सही है। तो A:B:C। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, A:B का रेशो 4:5, और सी की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, तो जो बी की है वही सी की भी हो जाएगी। फिर हम लिखेंगे B:C की वैल्यू 2:3। अब ए की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, तो जो बी की है वही आपके पास ए की भी होगी। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया 8, बी की दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, कोलन 10 15। सही है। ए का रेशो आपके पास क्या है? 10 है। मतलब ए को कितने पोर्शन मिल रहे हैं? 10। सॉरी, ए को मिल रहे हैं 8, बी को टोटल 10 पोर्शन मिल रहे हैं, और सी को 15 पोर्शन मिल रहे हैं। सही है। अच्छा, ए को कितनी अमाउंट मिली है? 800 रुपीज। ये बताया टोटल पोर्शन कितने मिले? 8। तो हमने क्या किया, 800 जो रुपीज है उसको 8 से डिवाइड कर दिया, ताकि हमें ये पता चल सके कि एक पोर्शन में कितनी अमाउंट आ रही है। तो 8 से 8 कैंसिल, कितनी अमाउंट आ गई? 100 रुपीज। एक पोर्शन में कितनी अमाउंट है, कितने रुपीज है? 100 रुपीज है। सही है। चलो, तो अब मुझे ये पता करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी सी है, सी को कितनी अमाउंट मिलेगी, सी को मनी की कितनी पैसे मिलेंगे, ये हमने फाइंड करना है। इधर ए को कितना, एक पोर्शन के अंदर कितना है? 100 रुपीज मिल रहा है। सी को टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने मिलेंगे, कितने पार्ट मिल रहे हैं? सी के 15। तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, क्योंकि एक पोर्शन में 100 रुपीज है, तो 15 पोर्शन में कितने होंगे? ₹1500। तो सी को टोटल कितनी अमाउंट मिलेगी? 1500। और अगर बी की पूछे तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बी को 1000 रुपीज मिलेंगे। सही है। बेटा इसमें देख लो, कुछ पूछना है यहाँ पे? ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया।